नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और पॉलिटी में हमने प्रेसिडेंट तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे जो हमें एग्जीक्यूटिव पढ़ने थे टोटल, उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, ये 5 हमें पढ़ने हैं ना। तो ये प्रेसिडेंट हमने कवर कर लिया है अपना टॉपिक। अब हम वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ना है वाइस प्रेसिडेंट में या उपराष्ट्रपति में, क्या क्या काम की चीजें हैं। नंबर 1, सेम जो राष्ट्रपति में पढ़ा था कि इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। तो देखो, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, नंबर 1 तो ये सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है ना, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है। और उसके अलावा जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो बेसिकली है एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, है ना। इसका मतलब जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति हैं। दूसरा कि जब राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो उसमें कोई टेम्पररी वैकेंसी होती है कि राष्ट्रपति इल हैं या कुछ हैं, तब ये उनका कार्यभार संभालते हैं। और जब उसमें परमानेंट वैकेंसी होती है कि रेजिग्नेशन दिया है, डेथ हुई है या इम्पीचमेंट ऐसा केस है, तब ये कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं। ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। इसको बोलेंगे डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कार्यभार संभालने को डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और जब राष्ट्रपति नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है, देन एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्ट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में काम करते हैं या एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होते हैं। ये इनकी सिंपल से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। ये पहली बात हमने देख ली, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। दूसरा, इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो कुछ बातें तो हमको पता है ऑलरेडी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने सीख ली थी कि भाई इलेक्शन का कैसा होता है, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट इलेक्शन इंडिया में जहां भी आए तो आप वहां पे क्या लगाएंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सीक्रेट बैलेट, ये चीजें तो होंगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है इनडायरेक्ट इलेक्शन में, ये तो हमेशा पता ही है कि इलेक्शन तो ऐसे ही होगा। फिर चेंज क्या चीज होती है। चेंज होता है जो इलेक्टोरल कॉलेज है या जो उनका निर्वाचक मंडल है कि कौन कौन लोग इलेक्शन में भाग लेते हैं। डन। तो ये चीज इसमें चेंज होती है। तो इसमें जो पार्लियामेंट के लोग हैं केवल वही पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट वाले में स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग और यूनियन टेरिटरी, उसमें 2 बताए थे, है ना, दिल्ली पुडुचेरी, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। इलेक्टेड मेंबर, इसके भी इलेक्टेड, इसके भी इलेक्टेड, और इनके इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे थे ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो नॉमिनेटेड हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोकसभा राज्यसभा में। लोकसभा में तो बता दिया, अब नॉमिनेटेड होते नहीं, पिछली क्लास में देखा था। डन। तो बहुत सिंपल सा इनका निर्वाचक मंडल है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के ही मेंबर वोट डालते हैं और इलेक्टेड ही नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट डालते हैं। तो प्रेसिडेंट वाले से इनमें कैसे अंतर है ये हमने समझ लिया कि उसमें नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डाल रहे थे, नंबर 1, और दूसरा स्टेट और यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर भी वोट डालते थे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो एक ज्वाइंट सेटिंग में ये लोग मिलते हैं और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में पढ़ लिया। जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था तभी हमने देखा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक है उसमें भी सेम हमने बातचीत तभी करी थी कि अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट है तो इनके इलेक्शन डिस्प्यूट कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। और बाकी MP, MLA, MLC, इनके इलेक्शन डिस्प्यूट कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में। उसी समय हमने एक ट्रिब्यूनल भी बता दिया था कि 14A में एक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है, मतलब उसके प्रोविजन किए गए हैं, पर ऐसा ट्रिब्यूनल भी बनाया नहीं गया है, वरना फिर पहले उस ट्रिब्यूनल में जाएगा केस, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट। वही हमने बताया था गवर्नर,
तो गवर्नर का इलेक्शन ही नहीं होता तो इलेक्शन डिस्प्यूट का मतलब ही नहीं मेरा ना। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट कहाँ जाते हैं, एमपी एमएलए एमएलसी कहाँ जाते हैं, ये हमने समझ लिया। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखो क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर है। जैसे प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था वहीं वाइस प्रेसिडेंट से तुलना करेंगे, दोनों में सेम था। सिटीजनशिप, भारत का नागरिक होना चाहिए ना, पेपर में दे देता है कि जन्म से नागरिक होना चाहिए। 5 तरह से नागरिक हो सकते हैं ना भारत में, सिटीजनशिप वाले टॉपिक में पढ़ा है। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है भारत में जन्म से नागरिक, ये अमेरिका में है ना कि बाई बर्थ सिटीजन जो होंगे वही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कोई भी बन सकता है, बस वो सिटीजन होना चाहिए, चाहे नेचुरलाइजेशन से, बर्थ, डिसेंट, कैसे भी वो सिटीजन बनाओ, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है ना। एज दोनों का सेम है 35 ईयर्स, ये दोनों प्रोविजन दोनों में सेम है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी। अंतर कहाँ पे आता है, यहाँ पे था कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई हो, यहाँ पे है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई है ना। वो क्वालिफिकेशंस वगैरह वगैरह जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में दी जाएंगी आगे, ठीक, ओके। और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो तो वो यहाँ भी सेम है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो तो बिल्कुल सेम है। जिसने राष्ट्रपति याद कर दिया वो राष्ट्रपति की जरूरत ही नहीं है, बस एक अंतर याद कर लो कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है ना। तो हमने इलेक्शन डिस्प्यूट देख लिए, इलेक्शन का जो निर्वाचक मंडल है वो देख लिया, पोजीशन देख ली कॉन्स्टिट्यूशनल, और क्वालिफिकेशंस हमने देख लिया ना। इसके बाद में ओथ है, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा कोई, है ना। कंडीशन ऑफ ऑफिस सेम है प्रेसिडेंट जैसी, तो इन पे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है टर्म ऑफ ऑफिस पे, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, देखना एक मिनट आप ध्यान से जरा। जो इनकी टर्म है एंड रिमूवल, दोनों पे क्वेश्चन बन सकता है। पहले टर्म देखते हैं। तो टर्म इनकी 5 साल की टर्म है, सेम प्रेसिडेंट की तरह, है ना। कब से काउंट करी जाती है, इलेक्शन से, रिजल्ट से, या जिस दिन ये अपने ऑफिस में एंटर हुए हो तब से, है ना। तो उस डेट से इसको लेते हैं कि जिस दिन से इन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन किया है। टेक्निकली उसको लिखते हैं कि ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस, ठीक। ये भी सेम है, प्रेसिडेंट में भी यही था, है ना, सेम टू सेम। तो ये इनकी टर्म है। अब इसके बाद में इनका जो ये ऑफिस है वो कैसे वैकेंट हो सकता है, ये रिजाइन कर दें, है ना, तब इनका ऑफिस खाली हो जाएगा। त्याग पत्र दे दें, किसको त्याग पत्र देंगे, तो ध्यान रखना ऐसी चीजें भी आ जाती हैं पेपर में, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दें, इनका पोस्ट खाली हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा कि डेथ हो गई हो, जो सेम बातें उसमें थी पीछे प्रेसिडेंट वाले में, कि डेथ हो गए हो या इनको रिमूव कर दिया गया हो, ठीक। तो उस केस में इलेक्शन होगा, फिर से इलेक्शन होगा, अगर डेथ हो गई है या रिजाइन कर दिया है ना, या इनको हटा दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ही बन सकता है इलेक्शन कितने समय में होगा। सोच के अंदाजा लगाने की कोशिश करो, राष्ट्रपति में कितना समय था। राष्ट्रपति का पद अगर स्थायी रूप से रिक्त होता था मृत्यु की वजह से, या महाभियोग की वजह से, या उनके इस्तीफे की वजह से, तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होता था। ये सेम बात वो उपराष्ट्रपति वाले में लिख के दे सकते हैं कि उपराष्ट्रपति मृत्यु होने के बाद 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसमें 6 मंथ की लिमिट नहीं है, इसमें जो कहा गया है वो कहा गया है कि एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। ये बात बस आपको समझनी थी, बाकी सेम बातें वो राष्ट्रपति जैसी है ना। पढ़ते समय आप इन बातों का ध्यान रखा करो, जो सेम सी बातें तो हम उनको क्यों ही 2 बार रटे, उनको तो पढ़ते जाओ कि हाँ हो जाएगा ऐसे। जहां अंतर मिले इसको पकड़ लो। अगर हम वो सारी बातों पे फोकस रखेंगे तो उसमें ये वाली चीजें मिस हो जाती हैं, फिर ये पेपर में आ जाती हैं, फिर हम वहां बैठ के कंफ्यूज होते हैं कि अरे भाई 6 महीने था या एज सून एज पॉसिबल था, समझ गए ना। तो प्रेसिडेंट में तो है 6 मंथ, है ना, परमानेंट वैकेंसी के केस में, और वाइस प्रेसिडेंट में है एज सून एज पॉसिबल। इसको ध्यान रखेंगे ना, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उतना चुनाव कराना है, कोई फिक्स वो नहीं दिया हुआ है, ठीक। अब इनको रिमूव कैसे करा जाता है, रिमूवल देखते हैं।
क्या इम्पीचमेंट है वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी? तो इम्पीचमेंट नहीं है ना, इम्पीचमेंट नहीं है रिमूवल में इनके। तो क्या प्रक्रिया है इनके हटाने में? देखो बहुत ध्यान से समझना, जो शब्द यूज करे गए हैं और फिर उनका मीनिंग क्या है। तो बोला तो ये गया है कि इनको राज्यसभा के, चूंकि एक्स ऑफिसो चेयरमैन है, तो राज्यसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी यानी कि प्रभावी बहुमत से तथा लोकसभा की सहमति से हटाया जाएगा। ये लिखा हुआ है टेक्निकली। अब इसका मीनिंग क्या है? दो बातें लिखी हुई हैं, राज्यसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा की सहमति। तो इसका मतलब है पहले प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा, वो 14 दिन का नोटिस, वो सारी चीजें इसमें सेम है, और वहां से इफेक्टिव मेजोरिटी से या प्रभावी बहुमत से पास होगा, जिसका मतलब होता है सदन की कुल प्रभावी संख्या, जिसमें टोटल संख्या में से रिक्तियां माइनस कर देते हैं। मान लो 500 लोग हैं, उसमें 5 पद खाली हैं, तो खाली 545 गिनेंगे, इसमें से 5 हटा के, तो प्रभावी संख्या है। इस प्रभावी संख्या के आधे से एक अधिक को क्या बोलते हैं? प्रभावी बहुमत। तो राज्यसभा में तो जो प्रभावी सदस्य संख्या है उसके आधे से एक अधिक से पास हो जाए। फिर लोकसभा में सामान्य बहुमत से पास हो जाए, तो उसको बोलते हैं कि इफेक्टिव मेजोरिटी से प्रस्ताव पास हो जाना। ये एक टेक्निकल चीज है, बट इसमें क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर करना है। मान लो वहां पे क्वेश्चन ये देते हैं हम कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाते हैं, ABCD कुछ विकल्प बना दें और उसमें बना दें कि लोकसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी से, है ना, राज्यसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी से, लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी से, राज्यसभा की सिंपल मेजोरिटी से। तो इसमें तो कोई सही विकल्प है ही नहीं। क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं आते पेपर में जिनमें कोई विकल्प पूरी तरह सही नहीं होता? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर उनमें जो ज्यादा सही हो वो हमें चुनना पड़ता है। तो यहाँ ज्यादा सही क्या हो गया? राज्यसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी, है ना। लेकिन अगर इसमें एक विकल्प हम ये लगा दें कि राज्यसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी एंड लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। ये भी हमने क्वेश्चन के साथ साथ समझना है। तो इनको कैसे रिमूव करा जाता है वो भी हमने समझ लिया। राज्यसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी एंड लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी, जब दोनों से प्रस्ताव पास हो जाता है तब इनको हटा दिया जाता है। ठीक। इसके अलावा आप एक बात और समझेंगे। अभी हमने एक बात समझी, जो इनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, हमने ये बोल के उनको छोड़ दिया कि प्रेसिडेंट जैसे ही आप पढ़ लेना। उसमें ये है कि ये लोकसभा या राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल, उनके मेंबर नहीं हो सकते। तो कोई नई बात नहीं है, राष्ट्रपति में भी यही पढ़ाया था कि वो मेंबर नहीं हो सकते। तो वहां तो एक सॉल्यूशन आ गया था कि राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के पार्ट हैं। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा ये मिलके पार्लियामेंट कहलाती है। तो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये हमने पढ़ा था। अब ये राष्ट्रपति वाले केस में कैसे फिट होगा? मेंबर नहीं है तो वो तो राज्यसभा के चेयरमैन है। तो ये एक स्पेशल केस है ना, कि राज्यसभा की अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जो उसके मेंबर नहीं है। ये राज्यसभा के अध्यक्ष तो हैं लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं है ना। अब यहां से फिर एक बात आती है, इसको आप ध्यान से समझ लो, आगे तो इसको डिस्कस करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में कुछ अधिकार हैं, जैसे बैठक में भाग लेने का अधिकार, बोलने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, है ना। इसको बोल देते हैं हिंदी में कई बार मत देना, बोलने को बोल देते हैं मत रखना। तो ये सब अधिकार इसके सदस्यों को ही मिलते हैं, सदस्यों को। ध्यान से समझना ये बात। जो लोकसभा का मेंबर है वो इसकी मीटिंग में भाग ले सकता है, वो वहां पे अपना मत रख सकता है यानी कि वो बोल सकता है, और वो वहां पे अपना मत दे सकता है यानी कि वोट डाल सकता है जब किसी प्रस्ताव पे वोटिंग होगी, है ना। ठीक, सेम यही राज्यसभा में, जो राज्यसभा के सदस्य हैं वही। इनमें से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में 2 लोगों को विशेष पावर है।
जो बिना इनके सदस्य हुए भी मीटिंग में भाग ले सकते हैं, मत रख सकते हैं। भाग और मत, ये दो अधिकार दिए गए अनुच्छेद 88 में दो लोगों को। किसको? अटॉर्नी जनरल एंड मिनिस्टर। अगर मिनिस्टर लोकसभा का सदस्य है फिर भी वो राज्यसभा की मीटिंग में भाग ले सकता है, अपना मत रख सकता है, लेकिन मत डाल नहीं सकता, मत दे नहीं सकता। संविधान का अनुच्छेद 88 ये बोलता है दो लोगों के बारे में कि इन्हें विशेष अधिकार है, महान्यायवादी और मंत्री। मंत्री में अब सब आ गए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो भी है ना, पूरी काउंसिल इसमें आ गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, अब एक तीसरे व्यक्ति भी है। यहां तो हमने देखा 88 ये बोल रहा है जो सदस्य नहीं है वो दो काम कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं और मत रख सकते हैं। हम कह रहे हैं कि एक तीसरे व्यक्ति भी हैं जो तीनों काम कर सकते हैं, सदस्य नहीं है लेकिन भाग भी ले सकते हैं, मत भी रख सकते हैं और मत दे भी सकते हैं। वो कौन है? राज्यसभा के राष्ट्रपति, जो उसके चेयरमैन है, राज्यसभा के चेयरमैन या सभापति, है ना, राज्यसभा के सभापति या उसके चेयरमैन। वो सदस्य नहीं है राज्यसभा के, लेकिन उसकी मीटिंग में भाग ले रहे हैं, उसका सभापतित्व कर रहे हैं, उसमें मत रख रहे हैं और मत दे भी सकते हैं। लेकिन ये कैसा मत दे सकते हैं? तो पीठासीन अधिकारी हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में। पीठासीन अधिकारी चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हों, चाहे राज्यसभा के सभापति हों, राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर। डन। केवल कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक मत। टाई होने की स्थिति में कि सदन में 400 लोग आए थे और उन्होंने 200 इन्होंने यस बोला, इन्होंने नो बोला, तो फिर लोकसभा के स्पीकर को ये पावर है कि वो अपना कास्टिंग वोट दें डिसीजन में। ठीक, तो ये हमने एक्स्ट्रा जान लिया। पीछे का हमारा कंडीशन में रह गया था कि ये एक ऐसे पर्सन है जो मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी वोट डाल सकते हैं, वरना बिना मेंबर के वोट तो कोई नहीं डाल सकता, है ना। भाग लेना और मत रखने के अधिकार तो फिर भी अनुच्छेद 88 में दो लोगों को हैं, लेकिन ये नहीं है। ओके, ठीक, तो ये हमने इनके हटाने तक देख लिया कि इनको हटाया कैसे जाता है ना। एंड अब आता है इसमें पावर एंड फंक्शन। इनके क्या काम है? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट कोई काम नहीं है, नो पावर नो फंक्शन, नो वर्क लिख देते हैं अभी, है ना, नो पावर, ठीक है, लिख दे रहे हैं लोग, नो फंक्शन। बतौर उपराष्ट्रपति संविधान में कुछ काम नहीं दिए गए। फिर का क्या काम दिया गया? इनको एक इमरजेंसी के तौर पे बनाया गया है कि अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो ये राष्ट्रपति का काम करेंगे। तो जो इनका मेन काम है वो ये है कि जब प्रेसिडेंट टेम्पररी रूप से ना हो, तबीयत खराब हो, उपस्थित ना हो किसी वजह से, है ना, तब ये क्या करते हैं? डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, राष्ट्रपति के कार्य करते हैं। तो ये हमने देखा, डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब परमानेंट वैकेंसी हो, उनकी मृत्यु हो गई हो, महाभियोग, ये सब है ना, तब हमने देखा एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, या वर्क एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो यहां पे कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करते हैं, है ना, यहाँ पे उसके फंक्शनों का निर्वाह करते हैं। ये दो काम दे रखे हैं संविधान में, ये है इनके पावर एंड फंक्शन। तो क्या ये बतौर वाइस प्रेसिडेंट है? नहीं, ये तो राष्ट्रपति के काम कर रहे हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट को पहला काम क्या दिया गया कि या तो राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करना या एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह पे काम करना। कब कब करेंगे हमने देखा। बोले जब ये वाला काम ना हो तब क्या करना? तो बोले राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन के तौर पे काम करना, तो राज्यसभा के सभापति। तो जब वो ये वाला काम कर रहे होंगे तो उन्हें कौन सी शक्तियां, फंक्शन, सैलरी मिलेंगी? राज्यसभा के सभापति वाली। जब वो ये वाला काम कर रहे होंगे तब उन्हें कौन सी सैलरी, पेंशन, शक्ति, सारी चीजें कौन सी होंगी, विशेषाधिकार वगैरह? राष्ट्रपति वाले। तो या तो उनके पास राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं या राज्यसभा के सभापति की शक्तियां होती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति पे बतौर उपराष्ट्रपति शक्तियां नहीं होती।
समझ गए ना। तो ये 3 तरह के इनके फंक्शन हैं, ये हमने समझ लिए कब कब कैसे काम करेंगे। अच्छा, ये जो हमारा मॉडल है वाइस प्रेसिडेंट वाला, ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पे बेस्ड है। तो अमेरिका वाले से जो अंतर है उस पर कुछ क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, यहाँ लिख दिया लो यूएस है, यहाँ पे इंडिया। सबसे पहला अंतर क्या है, यूएसए में अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए, वो रिजाइन कर दें या उन्हें इम्पीचमेंट से हटा दिया जाए, वहाँ 4 साल का कार्यकाल होता है ना। तो मान लो 1 साल में इनमें से कुछ हो गया, तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो बाकी के 3 साल के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। अगर हमारे यहाँ पे इनमें से कुछ हुआ है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं और अधिकतम कितना कर सकते हैं, 6 माह, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। ये पहला अंतर हो गया अमेरिका में, है ना, और इंडिया वाले केस में। दूसरा जो कुछ समानताएं भी हम देखेंगे, हम तो दोनों को देख रहे हैं क्या है, वहां पे भी जो अपर हाउस है उसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं, हमारे यहाँ पे भी होते हैं। उनके यहाँ सीनेट बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ राज्यसभा बोलते हैं। तीसरा जो है, जो अंतर है, ये तो समानता थी एक तरह से ना, वो है कि वहां पे वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन भी हैं। एज अ वाइस प्रेसिडेंट वो एडवाइजर होते हैं, प्रेसिडेंट के एडवाइजर, प्रेसिडेंट को सलाह भी देते हैं। हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के एडवाइजर नहीं है, समझ गए ना। या तो वो जब प्रेसिडेंट हैं तो वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक, ये डिफरेंस। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर में तो डिफरेंस है ही, वो इलेक्शन से चुने जा रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से और ज्वाइंट टिकट पे। और ये जो इंडिया में है वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जा रहे हैं। एक और अंतर है, वो हमने प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था। यूएसए में सिटीजनशिप होनी चाहिए बाई बर्थ, और हमारे यहाँ बाई बर्थ वाला प्रोविजन नहीं है, किसी भी तरह से सिटीजन हो, बस सिटीजन हो, है ना। ये बाकी वेतन भत्ते वगैरह वाइस प्रेसिडेंट में काम में नहीं आएंगे, तो उन्हें आप यहाँ पढ़ के छोड़ देना। लिस्ट जो है वाइस प्रेसिडेंट की, इसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, पीसीएस के एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो हम कुछ कुछ बताते हैं आपको क्या क्या काम का है। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट, ये पूछा जा सकता है, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट, तो ये प्रेसिडेंट जब पढ़ा रहे थे तब भी बताया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, प्रेसिडेंट पढ़ते समय हमने इनको पढ़ लिया था। यहाँ पे बस आपको क्या पढ़ना है कि ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 2 टर्म पूरी करी। क्या ये अकेले हैं? राष्ट्रपति तो अकेले थे पहले वाले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 टर्म पूरी करने वाले अकेले राष्ट्रपति। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऐसे 2 हैं, डॉक्टर हामिद अंसारी हैं, उन्होंने भी 2 टर्म कंप्लीट किए। ठीक, फिर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। फिर बीबी गिरी हैं। बीबी गिरी के बारे में पूछा जा सकता है कि ये जब हमने प्रेसिडेंट पढ़े थे कि ये ओनली प्रेसिडेंट हैं जो इंडिपेंडेंटली चुने गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट है ना। वहां पे हमने अनअपोज्ड प्रेसिडेंट कौन बने थे, नीलम संजीव रेड्डी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे बीबी गिरी, ये सब हमने याद किया था। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें जो अनअपोज्ड चुने गए हैं, तो वो हैं जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये आप ध्यान रखना, शायद पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट में हमने देखा था कि कौन से प्रेसिडेंट हैं जो पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, तो 2 प्रेसिडेंट हमने वहां देखे थे। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं। एक वाइस प्रेसिडेंट हैं कृष्णकांत, तो इनको आप याद रखेंगे, है ना। और जो अभी 2025 में ही प्रेसिडेंट चुने गए हैं हमारे, वो हैं श्री सीपी राधाकृष्णन। पहले थे ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हैं सीपी राधाकृष्णन। सितंबर 2025 में इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो ये भी हम याद रखेंगे, है ना। क्रमांक वगैरह सब इनके आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं, उनके क्या पावर फंक्शन होते हैं, उनकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, ये सारी बातें हमने समझ ली।
टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, उन्हें बस आप कर लेना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। 2 एग्जीक्यूटिव हमने पढ़ लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अब हम अपने तीसरे एग्जीक्यूटिव पे चलते हैं, जो कि है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है वो हम नहीं पढ़ाने वाले, क्योंकि ये हमने प्रेसिडेंट के टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ ली है ना। बताया था कि जो प्रेसिडेंट हैं वो डिज्योर एग्जीक्यूटिव हैं, डिज्योर, इनको बताया था प्राइम मिनिस्टर को डिफैक्टो, है ना। प्राइम मिनिस्टर रियल हेड हैं एग्जीक्यूटिव के, ये जो हैं वो नॉमिनल हेड हैं। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है एंड प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। तो हमने काफी डिटेल में वो डिस्कस कर लिए थे। 5-6 तरह की जो भी टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है वो सब हमने उसमें क्लियर कर लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हम नहीं देख रहे। नंबर 3 प्राइम मिनिस्टर में पहला टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, सॉरी जो पोजीशन है वो। सेकंड की इनको चुना कैसे जाता है या इलेक्शन होता है, तो आप ध्यान रखेंगे इलेक्शन नहीं होता, ना तो डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। फिर क्या होता है, नॉमिनेशन, वो भी नहीं होता, है ना। शब्द याद रखना है आपको, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि नॉमिनेशन यूज करा क्या है, इलेक्शन यूज करा क्या है। तो इनका अपॉइंटमेंट होता है ना, आप इसको याद रखेंगे। सॉरी ये होता है ना, इसका मतलब इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की। निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, नामांकन, ये सब नहीं होते, नियुक्ति होती है। तो नियुक्ति करता कौन है और किस ग्राउंड पे करता है, तो पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं, नियुक्ति या अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति। ग्राउंड क्या होता है, 2 हाउस है हमारे, है ना, राज्यसभा, लोकसभा। तो लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता। तो मान लो लोकसभा में जितनी सीट है 543, इसका हाफ निकालें तो लगभग 272। जिस पार्टी की 272 या उससे ज्यादा सीट होगी, वो पार्टी के जीते हुए सांसद सब मिलेंगे और वो अपने दल का नेता घोषित करेंगे कि हमारे दल का नेता नरेंद्र मोदी है। फिर राष्ट्रपति वो जो दल के नेता हैं उनको शपथ दिला देंगे बतौर प्रधानमंत्री, है ना। हो गई प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो नियुक्ति किसने करी, राष्ट्रपति ने। किसकी करी, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें 1-2 केस आते हैं फिर, है ना। अगर लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिला तब क्या होगा, अगर किसी के पास 272 सीट नहीं है ना, तो जो गठबंधन ऐसे बोलेगा कि उसके पास बहुमत है और जो सबसे बड़ी पार्टी होगी और जिसका लग रहा होगा राष्ट्रपति को कि इनका बहुमत हो सकता है, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घोषित कर सकते हैं। तो यहां प्रधानमंत्री की विवेकीय शक्ति आ जाती है कि वो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऑब्वियसली उसको उम्मीद होनी चाहिए, राष्ट्रपति को ये उम्मीद होनी चाहिए कि ये व्यक्ति अपना बहुमत सिद्ध कर पाएंगे, तो उनको प्रधानमंत्री बना दिया। फिर उनको समय दिया जाता है लगभग 1 माह का कि इसमें वो अपना बहुमत सिद्ध करें। तो वो विश्वास प्रस्ताव लाएंगे और उसमें अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। अगर उनके फेवर में इतने वोट डल जाते हैं तो इसका मतलब उनके पास में बहुमत है और वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो पेपर में गलती हो सकती है, सॉरी, देखो ध्यान से समझना। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, किसकी करते हैं, ये समझ में आ गया। ओके, ये जो बहुमत सिद्ध करना होता है विश्वास प्रस्ताव से, ये कौन सा बहुमत होता है, ए साधारण, बी विशेष, सी पूर्ण, डी प्रभावी। बहुमत हमने चर्चा करी है पहले, है ना। तो लोगों को लगेगा पूर्ण बहुमत की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है, तो ये बात ठीक है, सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है, लेकिन संविधान में जो विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव हैं
वो इस साधारण बहुमत से पास होते हैं, ये आप ध्यान रखना। लेकिन वो पूर्ण बहुमत का ही काम करता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये विश्वास प्रस्ताव लाए जाते हैं तो उस दिन विहिप जारी किया जाता है और सब लोग वहां उपस्थित होते हैं। तो अगर सब लोग उपस्थित हैं तो पूर्ण बहुमत साधारण बहुमत से ही नहीं होता। पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ना। तो किसी का डाउट हो तो कुछ अपना पूछ लेना, वरना पिछली क्लास में जहां बहुमत कराया वहां पे आप देख लेना। तो अगर एब्सोल्यूट बहुमत वहां पे लिख दिया जाए और ऑर्डिनरी मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी, तो टेक्निकली जो संविधान में शब्द यूज करे गए हैं उसके हिसाब से तो सिंपल मेजोरिटी ही सही रहेगा। एंड अगर वो नहीं है तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी इस केस में दोनों सेम होते हैं। अपॉइंटमेंट क्लियर हो गया। तो अपॉइंटमेंट में ये जो प्रेसिडेंट के पास में स्पेशल केस हैं कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे भाई प्रधानमंत्री की, सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। किसकी करेंगे? मनमर्जी से नहीं, विवेकीय शक्ति नहीं है, बहुमत प्राप्त दल के नेता। कहां पे बहुमत प्राप्त? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता। अब ये विवेकीय शक्ति नहीं हुई फिर, है ना। दो केस में विवेकीय शक्ति हो गई। पहला केस हमने बता दिया बहुमत ना हो, और दूसरा केस क्या है ये समझो। मान लो बहुमत था, एक व्यक्ति को सब पसंद करते थे, वो व्यक्ति पीएम था, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई या उसने रिजाइन कर दिया। अब जो बाकी के बचे उसमें कोई एक दावेदार नहीं है जिसके पक्ष में सभी लोग वोट डालें। तो उस केस में भी राष्ट्रपति के पास में ये विवेकीय शक्ति है कि वो किसी को पीएम अपॉइंट कर दें और उसको अपना बहुमत सिद्ध करने का है। लेकिन ध्यान रखना, करना इसी पार्टी में से पड़ेगा, चूंकि ये बहुमत प्राप्त दल है। ऐसा नहीं है दूसरे दल में से किसी को पीएम बना देंगे। विवेकीय शक्ति यह है कि इस बहुमत प्राप्त दल में से किसी को बनाया जाए। और वरना एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वाला प्रोविजन भी है कि वो भी करा जा सकता है ना। डन। देखिए इसके बाद तो हमने नियुक्ति कैसे होती है और उसमें दो स्पेशल केस हैं वो भी देख लिया। एक बात आपको पता ही होगी है कि हमारे यहाँ मंत्री या प्रधानमंत्री दोनों सदन से हो सकते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के लोकसभा के सदस्यों में से नियुक्ति की जाती है। बहुमत प्राप्त दल है, अब उसका चाहे राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। पहली बात समझ में आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन प्रधानमंत्री की। दूसरा हमें इनके अपॉइंटमेंट कैसे है वो समझ में आ गया, अपॉइंटमेंट में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, शपथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें लोग गलती भी कर सकते हैं। शपथ जब भी आती है तो हम क्या करते हैं, कीवर्ड पकड़ लेते हैं जो उनके शपथ में स्पेशल हो, बाकी पूरी शपथ याद नहीं करते हैं ना। ओके, जैसे हमने प्रेसिडेंट में याद करा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, कंजर्व, प्रोटेक्ट ये सब करते हैं, है ना, प्रेसिडेंट और गवर्नर में। तो प्राइम मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर, उनकी शपथ में एक चीज जो कॉमन है वो है टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, कि संविधान और कानून के अनुसार सभी लोगों के साथ बिना भय बिना पक्षपात के न्याय करेंगे। अरे भाई, आप न्याय करोगे तो न्यायपालिका क्या करेगी? ये क्यों बता रहे हैं? आप गलती कर सकते हो कि ये आपको ये पढ़ के लगेगा कि ये तो जज की शपथ होगी। न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं उनकी शपथ होगी, तो ये उनकी शपथ नहीं है। संविधान और विधि के अनुसार बिना भय पक्षपात के सबके साथ न्याय करना, ये किसकी शपथ है? मंत्री की शपथ, प्रधानमंत्री की शपथ, मुख्यमंत्री की शपथ, ये इनकी शपथ है। याद हो जाएगा। राष्ट्रपति और गवर्नर की शपथ में क्या कॉमन था वो भी याद कर लिया। अब मन में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि जब न्याय करना इनके में है तो फिर न्यायपालिका की शपथ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की शपथ में क्या है ना, वहां पे यह है कि मैं संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा। ठीक, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, है ना। बाकी सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी की प्रोटेक्शन करेंगे, ये तो सब में मिलता है।
संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे, ये सब में मिलेगा। अंतर पकड़ना है आपको शपथ में, है ना। अगर बाई चांस क्वेश्चन आया तो वहां से आपका हो जाएगा। चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी देख ली, नियुक्ति भी देख ली, शपथ भी देख ली। इनकी टर्म क्या है, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की टर्म 5 साल लगा के आ जाते हैं। टर्म नहीं है ये प्राइम मिनिस्टर की। टर्म तो उसको बोलते हैं कि एक निश्चित कार्यकाल दिया गया है और कुछ ग्राउंड पे ही हटा सकते हैं बाद में। इनका ऐसे नहीं है, जिस दिन लोकसभा में बहुमत खत्म हो गया उसी दिन हटा सकते हैं। तो बोलोगे कि लोकसभा की अवधि तो है 5 वर्ष, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष हो गया। ऐसा नहीं है। एक लोकसभा में तो 4 बार 5 बार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सरकारें गिर सकती हैं फिर बन सकती हैं। वो लोकसभा की अवधि है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होती है ना। लेकिन संविधान ने इनकी कोई अवधि नहीं दी। तो इनके पद कैसे खाली हो सकते हैं? नंबर 1, लोकसभा में विश्वास न बचाओ, यानी कि बहुमत न बचाओ। इसका पता कैसे चलता है? कुछ 1-2 चीजें हैं, उनमें जो एक मेन है वो है अविश्वास प्रस्ताव। वैसे जो धन्यवाद प्रस्ताव है जो राष्ट्रपति की स्पीच के बाद आता है, वो ना पास हो तो उसको भी अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है। डन। तो उसमें तो पूरा प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर, पूरा मंत्रिमंडल खत्म हो जाता है फिर, है ना। तो क्या होगा? चुनाव होंगे। चुनाव होंगे नहीं होंगे ये नहीं कह सकते। ये लोग मंत्री नहीं बचे, इनकी जो मंत्री परिषद की सदस्यता है वो चली गई, लेकिन लोकसभा के सदस्य तो ये अभी भी हैं। लोकसभा की सदस्यता तो बाकी है इनकी भी और सबकी। तो उसमें सब लोग आपस में मिलके, मान लो इनकी सरकार गिर गई तो ये सामने वाले इनमें से कुछ लोग मिलाकर अपनी सरकार बना सकते हैं, है ना। वैकल्पिक सरकार का प्रयास करा जाता है। अगर वो भी नहीं बन पाती तब फिर लोकसभा भंग कर दी जाती है ना। तब होते हैं दोबारा चुनाव। तो पहले मंत्रिपरिषद भंग होती है, फिर लोकसभा भंग होती है। इतना समझ में आ गया? इसके बाद दूसरा तरीका, मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने पे भी सेम होता है कि पहले मंत्रिपरिषद भंग और फिर दूसरा नेता ढूंढा जाएगा। अगर वो सब कोई सरकार नहीं बना पाते तब लोकसभा भंग, है ना। तीसरा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तब भी सेम होता है। मंत्रिपरिषद भंग, इसका मतलब प्रधानमंत्री में ये शक्ति है कि अगर वो इस्तीफा दे दें तो बाकी कोई भी मंत्री नहीं बचेगा। उनके इस्तीफे से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, उनकी मृत्यु से भी पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, विश्वास भंग से भी पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की ये भी शक्ति है, वो यहाँ पद रिक्तता से रिलेटेड नहीं है, एक्स्ट्रा में बता देना, कि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करें तो वो लोकसभा भी भंग कर सकते हैं। इसका मतलब खाली मंत्री पद ही नहीं, जो सांसद हैं उन सबकी सांसदी भी छीन सकते हैं प्रधानमंत्री, है ना। इंदिरा गांधी ने किया था एक बार ऐसा कि 4 साल पहले, मतलब 4 साल हुए थे, 1 साल बाकी था, तभी लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी और वो लोकसभा जल्दी भंग कर दी गई, है ना। सबकी सांसदी चली जाएगी ऐसा करने पे। तो ये हमने इनकी टर्म वगैरह देख ली। इससे क्वेश्चन आ जाता है, आप ध्यान रखेंगे 5 साल की टर्म नहीं है इनकी, है ना, फिक्स टर्म नहीं है संविधान में। इनके पावर एंड फंक्शन क्या है? एक्चुअल में इसमें ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने का। जो भी राष्ट्रपति में करके आए हैं वो इन्हीं के पावर फंक्शन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, है ना। फिर भी हम पढ़ते हैं एक एक करके क्या क्या इनके पावर एंड फंक्शन है। सबसे पहले मंत्रिपरिषद के संदर्भ में राष्ट्रपति के क्या पावर फंक्शन है देखो। तो कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा ये कौन डिसाइड करते हैं? केवल प्रधानमंत्री। वो राष्ट्रपति को बताते हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दो, सॉरी मंत्री पद की, और उसको मंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है, वो मंत्री बन जाता है। तो मंत्री का चयन करना ये इनकी शक्ति है। दूसरा, मंत्री तो बना दिया, कौन सा मंत्री? विधि मंत्री या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तो मंत्रालय देना वो भी इनकी शक्ति है। पावर एंड फंक्शन देख रहे हैं ना। ओके, इन्होंने मंत्री का चयन कराया, उसमें एक मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा है, इनको पसंद नहीं आ रहा,
तो ये उस मंत्री से कहेंगे तुम रिजाइन कर दो। अगर वो मंत्री रिजाइन नहीं करेगा तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल के उसको हटा भी सकते हैं। समझ गए ना? या तो वो रिजाइन कर दे या ये उसको डिसमिस कर देंगे, तो ये भी इनकी शक्ति है, मंत्री को डिसमिस करने की शक्ति भी इनके पास में है ना। ओके, अब जितने भी 70-80 मंत्री होते हैं उसको कंबाइनली क्या बोलना है? मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जब इसकी मीटिंग होती है तो इसके चेयरमैन या इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये हम उनकी शक्तियां बढ़ रहे हैं कि मंत्री परिषद के संदर्भ में उनकी क्या शक्तियां। कुछ बातें अभी हमने ऊपर पढ़ ली। इस्तीफा देके पूरी मंत्री परिषद भंग कर सकते हैं, मृत्यु होने पर पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाती है। ठीक, तो ये मंत्री परिषद के संदर्भ में उनके क्या क्या कार्य हैं ये हमने देखा। यहाँ पे एक टर्म आ जाती है कई बार, मतलब एक स्टेटमेंट, तो उसको आप ध्यान से समझ लो। कोई मंत्री इस्तीफा देता है, 70 मंत्रियों का समूह है मान लो, उसमें से एक ने इस्तीफा दिया तो क्या होगा? 59 बचे रहेंगे, और ये जो एक है ये फिर कोई नया व्यक्ति नियुक्त कर लिया जाएगा। ये एक वैकेंसी हुई थी, है ना, जो भर ली जाएगी। पूरी मंत्री परिषद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा एक मंत्री के इस्तीफा देने से। लेकिन अगर ये एक मंत्री प्रधानमंत्री है तो ये 70 के 70 सबकी मंत्री पद चले जाएंगे, है ना। फिर क्या होगी? शून्यता। यहाँ पे क्या हो रही थी? रिक्तता, यहाँ शून्यता। तो प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने से शून्यता होती है, यानी कि वैक्यूम होता है, और अन्य मंत्री के इस्तीफा देने से केवल रिक्तता होती है। इसका मतलब समझ में आ गया? क्योंकि उससे पूरी मंत्री परिषद भंग हो रही है और इससे नहीं हो रही, तो कभी ये स्टेटमेंट आ जाए तो उसको ट्रू मानेंगे। चलो भाई, प्रधानमंत्री के हमने एक काम देख लिए, मंत्री परिषद के मामले में वो क्या क्या काम करते हैं। बहुत बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक बार आप शांत दिमाग करके सोच के देखो इसको, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा आसान है। कौन मंत्री बनेगा, उसको हटाना, मंत्री बनाना, उसको मंत्रालय देना, मंत्री परिषद की अध्यक्षता करना, सब सेम ही तो बातें हैं। ओके, दूसरा राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या शक्तियां। अब ये राष्ट्रपति में भी पढ़ी थी, यहां भी आएंगी, रिपीट ही होंगी ये तो, है ना। पहला कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इनके बीच में ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, है ना। प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन देते हैं, सारी सूचनाएं उनको देते हैं ना। राष्ट्रपति के मांगे जाने पर कोई विशेष सूचना इन्हें उपलब्ध कराई जाती है। अगर कोई निर्णय है वो मंत्री ने तो ले लिया है, उस पर चर्चा कर ली है, लेकिन पूरे मंत्री परिषद ने नहीं करी, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसको पूरे मंत्री परिषद में रखाने बोल सकते हैं। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी प्रेसिडेंट में पढ़ ली है। ठीक, दो शक्तियां हमें पता चल गई राष्ट्रपति के संदर्भ में, मंत्री परिषद के संदर्भ में। नंबर 3, संसद। तो वहां हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति संसद को संसद का सत्र आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, है ना, और जैसे बताया था प्रोरोग करते हैं। ठीक, ये सब तो वो कर तो प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन उनको रिकमेंड कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री। तो बस बोलने का तरीका बदल जाएगा। वहां हम बोल रहे थे संसद, राष्ट्रपति संसद सत्र आहूत करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे थे। यहाँ प्रधानमंत्री की शक्तियां पढ़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने की सलाह देते हैं। कब आहूत करना है ना, तो इसमें भी कुछ याद नहीं करना, सेम बात है। आपने इसमें क्या करना है, इसको पढ़ना है अच्छे से, और इसके जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज उनको सोल्व करना है, और कोई भी डाउट आए तो उसको पूछना है। कोई मिस्टेक लगे आपको, कोई इशू लगे नोट्स में कुछ भी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी आपका इशू है ना। इसके अलावा जो अदर पावर एंड फंक्शन है संसद, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद के अलावा, उस पे भी प्री में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि ये किस किस के चेयरमैन होते हैं, बहुत से समूह के, जैसे कि नीति आयोग के, नेशनल एजुकेशन काउंसिल के, इंटर स्टेट काउंसिल के, है ना। और ये फॉरेन पॉलिसी में बहुत सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं, गवर्नमेंट के चीफ स्पोक पर्सन होते हैं। तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है, ये आप शांति से एक बार पढ़ना,
वहां से क्वेश्चन आ जाता है। कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट पे भी आ जाता है कि फर्स्ट अमंग द इक्वल या की स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्क, प्रधानमंत्री को की स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्क किसने बोला है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसकी भी हमने लिस्ट दे दी है नोट्स में साथ में, उसको भी आप एक बार पढ़ोगे। द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ स्टेट किसने बोला है, मुंडो ने और इन सब ने, ये सब पढ़ने की चीजें हैं। लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इसको भी आप एक बार शांत दिमाग से पढ़ना। कुछ कुछ बातें हम मेन बता देते हैं जो आप देखेंगे। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा, ताशकंद, इन सब चीज के लिए फेमस है। बाकी पता जितने भी ये प्रधानमंत्री हैं तो इनको हमने मेंस में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है वहां पे भी हम इनकी हल्की हल्की चर्चा करेंगे। आपका पेपर देने से पहले प्री मेंस दोनों कंप्लीट होगा तो आपने तो ये सब बहुत डिटेल में पढ़ना ही है। तो ये तो एक पेज में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये तो आपके लिए बहुत मामूली सी चीज बनेगी फिर, है ना। तो प्रधानमंत्री की इसके बाद केवल लिस्ट है, आप उस लिस्ट को एक बार ध्यान से देखेंगे। उसमें ये भी क्वेश्चन है आया हुआ कि कौन कौन से प्राइम चीफ मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले चीफ मिनिस्टर रहे, तो 6 ऐसे लोग हैं, उनकी लिस्ट भी इसमें दी हुई है। स्टेट पीसीएस में अब आजकल तो आईएएस में भी कुछ बहुत फैक्ट आने लग गए हैं। एक्चुअल में पूरा क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं होता, लेकिन एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट हैं तो उसमें 1-2 फैक्चुअल स्टेटमेंट भी आ जाते हैं, तो वहां भी काम आ सकता है। और पीसीएस में तो डायरेक्ट फैक्चुअल पूछे ही जाते हैं। कि समाधि स्थल पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है, जवाहरलाल नेहरू का शांति वन है, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है, तो उसकी भी लिस्ट हमने यहाँ नोट्स में दे दी है, उसको भी आप देखिए। तो ये हमने एग्जीक्यूटिव में 2 लोग पढ़ लिए, एक हमने प्रेसिडेंट हमारे कंप्लीट हो गए, 3 लोग हमने पढ़ लिए हैं, 22 प्रेसिडेंट कंप्लीट हो गए, एंड हमने प्राइम मिनिस्टर देख लिए। ओके, इसके अलावा देखो 2 छोटे से टॉपिक और बचे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, तो इन्हें भी हम आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो हमारे एग्जीक्यूटिव आज कंप्लीट हो जाएंगे, कल से हम अपना लेजिस्लेचर स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो प्रोविजन तो हमको पता ही है, कुछ कुछ है ना, थोड़ा सा हम उन्हें डिटेल में देख लेंगे। 74(1) आर्टिकल 74 है ना, उसमें बताया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, है ना। तो इसमें जो बातें हैं वो कैसे कैसे लिखी है आप ये समझो। 74(1) में लिखी है ये वाली बात जो हमने बताई है कि प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करेगी। ठीक, फिर जो राष्ट्रपति को सलाह दे रहे हैं इसके विशेषताएं बताई गई हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, खासकर आईएएस के पेपर में, है ना, कि ये जो एडवाइस दी जाती है, तो ये इसके दूसरे आर्टिकल में बताई गई है कि ये जो एडवाइस दी जा रही है राष्ट्रपति को, इसे किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करा जाएगा, है ना। सही गलत के ग्राउंड पे राष्ट्रपति को दी गई एडवाइस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या एडवाइस दी थी, इसको क्वेश्चन नहीं करा जाएगा। तो ये बात हम समझेंगे। अब यहाँ एक बात और समझ में आती है और वो पीछे से भी लिंक होगी। देखो क्या 74 ने बोला है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, तो क्या ये प्रोविजन मैंडेटरी है? मैंडेटरी मतलब इस केस में कि आप ऐसे समझो लोकसभा के 5 साल पूरे हो गए, है ना, और किसी वजह से इलेक्शन नहीं हो पाए, तो अब क्या होगा? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कंटिन्यू करेगी, या काम करने के लिए तो हमारे पास राष्ट्रपति हैं जो सीओएम की सलाह पे काम कर रहे थे। अब सीओएम का कार्यकाल हो गया कंप्लीट, अधिकतम 5 वर्ष का, तो अब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम करने लगे। तो आपको पता है ऐसा नहीं होता, है ना। तो इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना अनिवार्य प्रावधान है और इनकी सलाह के बिना राष्ट्रपति काम नहीं करते। तो उस केस में फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो आगे कंटिन्यू कर जाती है, ठीक है ना। हालांकि उसके चुनाव पहले ही करा लिए जाते हैं, बट स्पेशल केस में सुप्रीम कोर्ट का ये प्रावधान। चलो, तो हमने आर्टिकल 74 देख लिया, इसमें बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी बनने, और दूसरा बताया उसकी जो सलाह जो वो राष्ट्रपति को देती है उस पर किसी क्वेश्चन में
किसी कोर्ट में कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। इसके अलावा पता है मंत्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक, कि प्रेसिडेंट वो कैसे मंत्री की नियुक्ति होती है, कितने मंत्री हो सकते हैं, कैसे हटाया जाता है, लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेसिडेंट के प्रति इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सब में आपने क्या चुनना है, आर्टिकल 75। चलो देखते हैं 75 में क्या क्या है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रोविजन इन दो में दे रखे हैं, 74 75 में। तो 75 बनने तो बताया कि मंत्री चुने कैसे जाते हैं, तो हम पढ़ के आए अभी कि भाई प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। कोई भी नई बात नहीं है इसमें, पढ़ के आए, बस हमें ये पता चल रहा है कि ये 75वें अनुच्छेद में है और ये पेपर में आ सकता है। फिर इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है 75(1)(a, ये नया अनुच्छेद जुड़ा है और ये जुड़ा है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से। इसमें क्या बोला गया कि ये जो मंत्री परिषद होगी ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, ग्रेटर देन इक्वल 15% ऑफ लोकसभा। पेपर में यहाँ लोकसभा की जगह लिख देगा पार्लियामेंट, कि मंत्री कुल कितने हो सकते हैं, मंत्री परिषद का जो साइज है, आकार, वो कितना हो सकता है, संसद की संख्या का 15% या उससे कम, तो गलत हो जाएगा ना। लोकसभा का 15% है, लोकसभा का 15% है ना, तो 15% या उससे कम। ऐसा प्रोविजन क्यों है? पहले लोगों को, मान लो किसी सरकार को, किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो वो दूसरे लोगों को लालच दे सकता है, तुमको मंत्री बना दूंगा, मेरे दल में आ जाओ, या मेरे दल का समर्थन कर दो, सरकार बनने दो, है ना। तो मंत्री पद ऐसे बांट नहीं सकते, मंत्री को सहूलतें देनी पड़ती हैं, वेतन देना पड़ता है, जनता के ऊपर वो बर्डन है ना। इसलिए ये प्रोविजन जोड़ दिया गया बाद में 75 ऐसे कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। ये सबको याद है, पता है, जो भी पॉलिटी का मतलब PCSIS का पेपर देने जा रहे हैं, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ शब्द भी याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद है, कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल नहीं है। पेपर में ऐसे दे देगा मंत्रिमंडल की संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती लोकसभा का, तो भी गलत हो जाएगा। ये जो एक लाइन लिखी हुई है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के 15% ग्रेटर देन लेस देन इक्वल है ना, इतना हो सकती है। इसमें कई गलतियां हो सकती हैं। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह कैबिनेट दे देगा पेपर में, तो भी गलत हो जाएगा। इसका मीनिंग बनता है मंत्री परिषद, इसका मंत्रिमंडल, समझ गए ना। वो यहाँ 15 की जगह कुछ और दे दे, 10 12 25, तो भी गलत हो जाएगा। लोकसभा की जगह लिख दे राज्यसभा, पार्लियामेंट, तब भी गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, 15% है, लोकसभा का है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कीवर्ड को फोकस करना पड़ता है पॉलिटी में ना, ठीक है। और ये स्टेटमेंट दे दिया पहला, और दूसरा लिख दिया यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में वर्णित है। ये कोई नहीं याद करता है ना, पर आप ध्यान रखोगे, आ सकता है पेपर में। और मेन बात तो यह है, याद रखना आसान है, हमने आपको तरीका बता दिया। मंत्री परिषद होगी 74 में, इसके अलावा उसकी नियुक्ति कैसे होगी, हटाया कैसे जाएगा, लोकसभा की रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेसिडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका साइज, ये सब किसमें है, 75 में। तो चूंकि इसको याद करना आसान है, तो हम क्यों ना इसको याद कर ले, है ना। ऐसा तो है नहीं कि इसको याद करना बहुत मुश्किल है। 1 मिनट वेट से रहो। तो देखो, चूंकि याद करना आसान है तो इसलिए कर ले रहे हैं ना, सिंपल सी बात यह है। तो 75 में हमने आपको दो बता दिए। 75(1) की नियुक्ति भाई प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पे होगी। 75(1)(a) 91st अमेंडमेंट से कि 15% से ज्यादा नहीं होंगे, है ना। इसके बाद में जो एक 75(1)(b) हो रहा है ना, ऑब्वियसली ये भी बाद में जोड़ा है ना, इसको भी जोड़ा गया है 91st से। 91st अमेंडमेंट 2003, दोनों सेम से ही जुड़े हैं। इसमें तो 15% वाली लिमिट लगा दी। इसने क्या करा, इसने ये बोला है, एक्चुअल में जो 91st अमेंडमेंट है ना, वो इसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा
एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून के लिए फेमस है। तो ये दल बदल के लिए इनने 2-3 काम करे थे, जैसे एक एक्सेप्शन था उसको हटाया था, वो सब हम पढ़ेंगे आगे जब अभी कल की क्लास में भी लोकसभा की मेंबरशिप में क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। तो इसने ये बोला कि जो लोग एंटी डिफेक्शन लॉ में, दल बदल कानून में उनकी सदस्यता चली गई, अब वो लोकसभा के सदस्य नहीं है, तो वो मंत्री भी नहीं बन सकते। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें समझने वाली क्या है, लिखने वाली बात क्या है। जो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है वो मंत्री बनेगा। अगर दल बदल के कारण उसकी इन दोनों से सदस्यता चली गई तो मंत्री नहीं बन सकता, है ना। तो यहाँ 6 महीने वाला एक एक्सेप्शन है कि 6 महीने के लिए बिना मंत्री रहते हुए भी, बिना सदस्य रहते हुए भी, बिना एमपी रहते हुए भी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर दल बदल की वजह से आपकी सदस्यता गई है तो इस समय आप सदस्य नहीं हो तो आप मंत्री नहीं बन सकते। ये 75(1)(b) बोलता है। क्लियर। तो 75(1) में यह है कि मंत्री परिषद में मंत्री कैसे नियुक्त होंगे, बने में उसकी स्ट्रेंथ हो गई, ये सब हमने देख लिया। डन। इसके बाद में आता है 75(2). ये बोलता है कि जो मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब राष्ट्रपति उन्हें जब चाहें बिना किसी कारण के, क्योंकि कोई आधार नहीं है, बिना किसी आधार के हटा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा खुद नहीं कर सकते। अभी हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पे हटा सकते हैं, बिना किसी आधार के भी हटा सकते हैं। इसका मतलब मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा कौन हटा सकते हैं मंत्री परिषद को? मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? अकेले, यानी कि इंडिविजुअल, वो तो राष्ट्रपति के लिए है। एंड कलेक्टिव, लोकसभा के लिए। कई बार क्वेश्चन आया, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है? लोकसभा। लोकसभा विकल्प में नहीं है तो संसद भी आ सकता है ना, वैसे बहुत स्पेसिफिक देखें तो लोकसभा। तो ये 75(3) में लिखा है। व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है 75(2). तो ये आपने 1 2 3 करके याद नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है कि भाई सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, 15% वाली लिमिट, इनकी नियुक्ति, ये सब अनुच्छेद 75 में है। ध्यान रखना, इसको ऐसे मत याद करने बैठ जाना 75 1 2 3। बहुत कम चांस है ऐसे आने के, है ना। और अगर आपको इजी लग रहा है, आप कर सकते हो तो बिल्कुल करो, ठीक है ना। 75(4) इसमें क्या दिया हुआ है देखो, कि जो शपथ वगैरह है इन्हें कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। तो शपथ आपने देखी थी अभी मंत्री प्रधानमंत्री की, कि संविधान विधि के अनुसार बिना भय पक्षपात के न्याय करूंगा, ये शपथ लेते हैं ना, ये हमने देखा वहां पे। और इतना काम का है, बाकी आप पढ़ लेना। तो हमने ये मंत्री परिषद से संबंधित 2 आर्टिकल देख लिए, 74 75। इसके अलावा 77 है। चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सलाह दे रही है, प्राइम मिनिस्टर इसके सेतु हैं, तो ये कैसे सलाह देंगे, है ना। उससे रिलेटेड जो रूल हैं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रूल, वो राष्ट्रपति बनाते हैं। तो ये भी हमने राष्ट्रपति की शक्ति में देखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटी है ये भी हमने देखी है, ठीक है। तो अब हमें यहां से ये समझना है, इसके अलावा मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने देख ली, इंडिविजुअल, कलेक्टिव, ये सब। कंपोजिशन, इस पे क्वेश्चन आते हैं अभी, ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद में कितने तरह के मंत्री होते हैं? तो आप ध्यान रखोगे 3 तरह के मंत्री होते हैं इसमें। मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री। एक मंत्री होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि कैबिनेट मंत्री, है ना, ठीक। दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री। एक मंत्री होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, यानी कि उपमंत्री। 3 तरह के मंत्री होते हैं। इनमें अंतर क्या है?
अंतर ध्यान से समझना। देखो, अंतर से पहले आप एक बात जानो, एक बड़ा मंत्रालय होता है, उसके अंदर कई विभाग होते हैं। तो जो मंत्री ज्यादा पावरफुल होते हैं उनको तो ये पूरा मंत्रालय दे देते हैं। जैसे कि मान लो उसको बना दिया वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय दे दिया, तब तो उसको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। वित्त मंत्री है, कैबिनेट मंत्री होता है। किसी एक को मंत्री बनाया, उसको ये विभाग दे दिया। या कोई छोटा मंत्रालय है जिसमें बहुत विभाग नहीं है, ज्यादा काम नहीं होता ये, तो इन दोनों ही केस में किसी छोटे मंत्रालय का मंत्री या किसी मंत्रालय के विभाग का मंत्री, इन्हें क्या बोलते हैं? राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो इन दोनों में कुछ तो अंतर होना चाहिए। ये मंत्री एक बड़े मंत्री के अंडर में मंत्री है, तो ये अटैच्ड मिनिस्टर होते हैं, इन्हें खाली मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोल सकते हैं। ये स्वतंत्र मंत्री है, तो इसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या बोलते हैं इसको? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और इसको खाली क्या बोलेंगे? राज्य मंत्री। तो ये वाले जो मंत्री हैं ये दो तरह के होते हैं। जिसे खुद एक मंत्रालय मिला हुआ है उसको तो बोल रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और जिसको बड़े के अंदर कोई छोटा मंत्रालय मिला हुआ है तो उस छोटे वाले को क्या बोलते हैं? राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। टेक्निकली बोले तो अटैच्ड इसके साथ में लिखा जाता है ना। और कैबिनेट मंत्री कौन है? जिन्हें बड़े मंत्रालय मिले हुए, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हुए। फिर ये कौन है भाई? मंत्रालय भी बढ़ गए, विभाग भी बढ़ गए, छोटे मंत्रालय भी बढ़ गए, बड़े मंत्रालय भी बढ़ गए। तो इन्हें कोई मंत्रालय नहीं मिला होता डेप्यूटी मिनिस्टर को। डेप्यूटी मिनिस्टर, ये जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर, इनकी हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। कैसी हेल्प करते हैं भाई? मिनिस्टर के बहुत सारे काम हैं, जैसे पार्लियामेंट से रिलेटेड ड्यूटी है कि पार्लियामेंट में तमाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है, पॉलिटिकल ड्यूटी है, उन सब में मदद करने के लिए डेप्यूटी मिनिस्टर। तो 3 कैटेगरी के मिनिस्टर इंडिया में होते हैं: डेप्यूटी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कैबिनेट मिनिस्टर। इतना क्लियर है? अब इसमें ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, आपको है ना, आसानी से नहीं मिलेगा ऐसे, कि ये जो विभाजन है मंत्रिमंडल का 3 स्तर का, ये किस समिति की सिफारिश पे किया गया है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो गोपाला स्वामी आयंगर समिति है, गोपाला स्वामी आयंगर, नोट्स में सब लिखा है, वहां से पढ़ लेना। 1949 में गोपाला स्वामी आयंगर समिति, उसने ये रिकमेंडेशन की है, उसकी रिकमेंडेशन पे ये बना है। जहां तक हमें याद आ रहा है 2 से 3 बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इस समिति पे। ठीक, तो इसको भी आप याद रखेंगे, बड़े काम की चीज। तो ये भी हमने देख लिया कितनी तरह के मंत्री होते हैं। इसके अलावा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री, ये कोई ऑफिशियल कैटेगराइजेशन नहीं है, तो वो एक पॉलिटिकल वजह से बनाया हुआ पद है। डन। तो यहाँ पे हमने 2 चीजें देखी। एक पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें 3 तरह के मंत्री हैं: कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। तो होता क्या है, आर्टिकल 74 में तो लिखा है कि इसकी मीटिंग होंगी, इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होंगे और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे और प्रेसिडेंट इसकी एडवाइस पे, काउंसिल मिनिस्टर की एडवाइस पे कार्य करेंगे। लेकिन हकीकत में इसकी ऐसी मीटिंग नहीं होती। बड़ा समूह है, 70-80 मंत्री हैं, सबकी मीटिंग इकट्ठी नहीं होती। कैबिनेट है इसका एक छोटा समूह जिसमें प्रमुख मंत्री हैं, जिनके पास बड़े मंत्रालय हैं, इसकी मीटिंग होती है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं और इसकी मीटिंग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के निर्णय माना जाता है और उसे प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। और जो हकीकत में प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं वो कैबिनेट की एडवाइस पे काम कर रहे हैं। अदर जो मंत्री हैं उनका क्या होता है, उनके विभाग से या उनके मंत्रालय से रिलेटेड चर्चा अगर कैबिनेट में होनी होती है तो उनको बुलाया जाता है मीटिंग में। समझ गए ना?
लेकिन इसको बोला यही जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद पे एडवाइस पे प्रेसिडेंट कार्य करें। इतना समझ आ गया। तो इसका मतलब कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो फिर समझना पड़ेगा क्योंकि इसका काम ये कर रही है। तो इसका डिफरेंस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैबिनेट क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है। पहला तो ये, क्या ये दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं? तो हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 में लिखा है, 75 में लिखा है कैसे कैसे काम होगा, और कैबिनेट शब्द संविधान में आर्टिकल 352 में लिखा है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था कैबिनेट, ये ध्यान रखना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से फिर कब जोड़ा गया है ना, बाद में संविधान संशोधन करके मे बी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वहां पे ये बोला गया है कि 352 में राष्ट्रपति शासन है, सॉरी नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कैबिनेट की लिखित सिफारिश पे ही होगी, खाली प्रधानमंत्री के कहने से नहीं होगी। ये 44वें संविधान संशोधन से लिखा गया है, तो अभी ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट शब्द जो है वो मेंशन नहीं किया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे ना। इसका तो साइज बड़ा होता है, इसमें तो मान लो लगभग 70-80 मंत्री हैं ना, लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। इसमें जो मेन 10-15 या 12-15 जो भी मेन मिनिस्टर होते हैं, बस वही शामिल होते हैं। ठीक, इसकी इकट्ठी मीटिंग कभी नहीं होती, इसकी मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग होती रहती है इसकी। आप अखबार में पढ़ते रहते होगे कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया, है ना। इन थ्योरी सारी पावर इसमें है, 74 में लिखा है कि सलाह देगी, लेकिन इन प्रैक्टिकल उन पावर को लागू कौन कर रही है? कैबिनेट, है ना। कैबिनेट डिसीजन लेती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन निर्णय को लागू कराती है। तो इस तरह से इनमें हल्के फुल्के से अंतर है, ये आप पढ़ लेना ध्यान से, है ना। ठीक, यहां तक पढ़ के हमारे 4 चीजें एग्जीक्यूटिव में कंप्लीट हो गई। 4 बातें हमने, प्रेसिडेंट पढ़ लिए, हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिए, हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिए, हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लिए। अब हमने अटॉर्नी जनरल पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ छुटमुट की बातें हो रही हैं, वो हम आपको बता देते हैं। एक शब्द आएगा किचन कैबिनेट। कैबिनेट सुना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये क्या हो गया है ना। एक शब्द आएगा कैबिनेट कमेटी, संसदीय समितियां, है ना। एक शब्द आएगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर का समूह जीओ है। इसी में एक आएगा एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो ये इनफॉर्मल है, सबके सब इनफॉर्मल, और ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में नहीं दिए हुए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधानेतर है। लेकिन ये आ जाए ये सब गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो गलत हो जाएगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज जो संविधान का उल्लंघन करती हो, गैर संवैधानिक उसको बोलते हैं, है ना। और संविधानेतर या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान में नहीं लिखी, उसके बाहर है, हो सकता है संविधान का उल्लंघन करती हो या ना करती हो ना। तो इन छोटे शब्दों पे ध्यान रखेंगे। तो ये होते क्या है? प्राइम मिनिस्टर, उनके कुछ मित्र हो सकते हैं, कुछ आईएएस अधिकारी हो सकते हैं, जो सचिव वगैरह हैं या जो उनके निजी सचिव हैं। तो हकीकत में तो ऐसे है, देखना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करना चाहिए पीएम को, लेकिन हकीकत में किसकी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर निर्णय लेने चाहिए, फिर प्रेसिडेंट को सलाह देनी चाहिए। हकीकत में क्या कर रहे हैं? कैबिनेट। लेकिन वास्तव में कैबिनेट से भी छोटा समूह होता है, किचन कैबिनेट, जिसका प्रधानमंत्री के निर्णयों पर बहुत प्रभाव होता है। तो उसमें उनके मित्र, दोस्त या ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगली चीज क्या आ गई है? कैबिनेट कमेटी। तो मंत्रियों को चूंकि पूरे देश से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, तो अब मंत्री डिसीजन कहाँ कहाँ ले सकते हैं? तो फिर वही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ले सकते हैं, कैबिनेट में ले सकते हैं, लेकिन इनकी डेली मीटिंग तो हो नहीं रही। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तो मीटिंग ही नहीं हो रही, इसकी डेली नहीं हो रही। तो डे टू डे डिसीजन लेने के लिए कैबिनेट से भी छोटा समूह, दो तीन मंत्रियों का समूह बना दिया जाता है, जिन्हें कैबिनेट कमेटी बोलते हैं। ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है ना।
तो अभी लगभग में भी 8 पार्लियामेंट कैबिनेट कमेटी बनी हुई है। पार्लियामेंट्री कमेटी अलग होती हैं, उन्हें बाद में पढ़ेंगे। जैसे जैसे एक दो के नाम है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इनमें कुछ के जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, किसी के कुछ और भी हो सकते हैं, ऐसे है ना। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या है, ये अभी नहीं है, नाम से पता लगा। कुछ मंत्रियों का समूह बनाया जाता है एडहोक बेसिस पे, कि उन्हें एक काम दे दिया कि मान लो भारत में एआई से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, तो 5 मंत्रियों का समूह बना दिया। अब वो चर्चा करेंगे और वो फिर कैबिनेट को बताएंगे, फिर कैबिनेट डिसीजन लेगी। कभी कभी उन्हें निर्णय लेने की शक्ति भी दे दी जाती है कि डिसीजन भी आप ही ले लेना, तो उनको एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या सशक्त मंत्रियों का समूह ऐसे बोल दिया जाता है ना। तो ये कुछ इनफॉर्मल टर्म है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, ये भी हमने जान ली। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है अटॉर्नी जनरल। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन काम का है। क्वेश्चन आते हैं, भारत का महान्यायवादी, इसमें पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ना है। पहली बात, संविधान के किस अनुच्छेद में है, 76 में। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, पीसीएस जैसे एग्जाम में फैक्ट में आ सकता है, तो MC सीतलवाड़, ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल हो गए, है ना। इसके अलावा हम इसमें कुछ बातें पढ़ेंगे, इनकी योग्यताएं क्या होती हैं। 3 बातें जान ली, फिर से लिखते हैं। देखो, नंबर 1 पे हमने जाता आर्टिकल 76। नंबर 2 पे हमने जाना पहले कौन थे, तो MC सीतलवाड़। तीसरे नंबर पे इनकी क्वालिफिकेशन। तो महान्यायवादी भारत का बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की 3 योग्यताएं हैं, या तो वो हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या एक से अधिक हाई कोर्ट में, ऊपर भी यही था, एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहा हो, या प्रेसिडेंट की नज़र में इमिनेंट जूरिस्ट हो। तो यही लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। तो यही व्यक्ति अटॉर्नी जनरल भी बन सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन है वही इसकी है। तो हमने ये क्वालिफिकेशन भी देख लिया ना। इसके बाद में इनका क्या होता है, इलेक्शन, अपॉइंटमेंट, नॉमिनेशन। तो इनका भी क्या होता है, इन्हें भी अपॉइंटमेंट ही होता है, इनकी भी नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की तरह। तो वो नियुक्ति कौन करते हैं भाई, राष्ट्रपति। जैसे प्रधानमंत्री की करते थे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो हमें पता थी, है ना, वो तो बहुमत प्राप्त दल के नेता की जाती थी। ये किसकी करते हैं, तो जो प्रधानमंत्री की सलाह पे उनकी नियुक्ति करी जाती है, ठीक है। नंबर 5 हमें क्या याद रखना है, इनकी टर्म क्या है। जैसे प्रेसिडेंट की 5 साल थी, वाइस प्रेसिडेंट की 5 साल थी, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, उनकी कोई टर्म नहीं थी, तो इनकी भी कोई टर्म नहीं है ना। संविधान ने इनकी कोई टर्म फिक्स नहीं करी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट के ऊपर, वो इनकी टर्म समय समय पे ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। एंड इनका हटाया कैसे जा सकता है पद से, रिमूवल। तो इसका भी ना तो कोई आधार है और ना ही कोई प्रोसीजर है। जिसका कोई आधार प्रोसीजर नहीं है तो उसको तो राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा देंगे प्रधानमंत्री के कहने पे ना। तो उसको बोलते हैं कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, तो ये भी प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, है ना। ये कभी भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं, तो इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति। इनके वेतन भत्ते भी संविधान ने फिक्स नहीं करे हैं। इनके साथ ये बहुत समस्या है ना, वेतन भत्ते भी इनके समय समय पे राष्ट्रपति तय करेंगे। कम से कम ऐसा होता है, देखो, या तो वेतन भत्ते, टर्म, ये सब संविधान में लिखी होती है। संविधान में नहीं लिखी होती तो ऐसे लिखा होता है संविधान में कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करेगी वेतन भत्ते और ये, तो फिर संसद कानून बनाती है। फिर तीसरे नंबर पे संसद को भी नहीं छोड़ते, कहते हैं राष्ट्रपति तय करेंगे, मतलब एग्जीक्यूटिव को दे दी हमने पावर। तो यहाँ जो पावर है इनकी टर्म की, कितनी टर्म होगी ये डिसाइड करने की, कितने वेतन भत्ते होंगे ये डिसाइड करना, ये प्रेसिडेंट के पास है। कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है इनकी टर्म या वेतन भत्ते चेंज करने के लिए, ठीक है। अब इनके ड्यूटी या फंक्शन क्या होता है, देखो, बड़े सिंपल से ड्यूटी एंड फंक्शन है इनके। पहला फंक्शन है इनका एडवाइजरी रोल।
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके ये प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, चीफ भी बोल सकते हैं ना, लीगल एडवाइजर। प्रमुख विधि सलाहकार हैं किसके? भारत सरकार के, भारत के महान्यायवादी। ये पहला रोल है इनका। इसका मतलब न्यायिक मामलों में सरकार को सलाह देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, है ना। पहला काम हो गया। दूसरा काम इनका, जिन मामलों में भारत सरकार एक पक्ष होती है उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उनकी तरफ से केस लड़ने जाते हैं, उनके वकील के तौर पे काम करते हैं। जाने की पावर लोअर कोर्ट में भी है, बट इनके सपोर्ट के लिए और स्टाफ है, ये क्यों लोअर कोर्ट में जाएंगे, है ना। वो भी इनकी पावर में पड़ेंगे कि किस किस कोर्ट में जाके इन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति है ना। तो ये दो इनके मेन काम हैं। एक सरकार के बिहाफ पे, सरकार के वकील के तौर पे प्रस्तुत होना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। दूसरा, सरकार को लीगल मामलों में एडवाइस देना। ठीक। नंबर 3, इसके अलावा जो काम भी प्रेसिडेंट बताएं लीगल मामलों से रिलेटेड, है ना, ये काम भी इनको दिया हुआ है। संविधान ने ये दोनों दिए हुए हैं। बाकी की जो प्रेसिडेंट बताएं, तो प्रेसिडेंट ने भी बता दिए इनको 2-4 काम। क्या क्या काम बता दिए प्रेसिडेंट ने। आर्टिकल 143 याद है आपको, पढ़ा था प्रेसिडेंट में कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं, एडवाइस मांग सकते हैं। तो वो भी प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं। ये भी अटॉर्नी जनरल का काम है, प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करना आर्टिकल 143 में। अंडरस्टैंड। तो ये हमने 2-3 काम मेन इनके देख लिए। लीगल एडवाइजर होते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उनके मसलों में, और आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अब ये ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए इन्हें कुछ ड्यूटी एंड पावर देनी पड़ेंगी। तो इनके राइट क्या है, इनकी लिमिटेशन क्या है। इनके राइट आर्टिकल 88 में है। पहला राइट तो ये है कि ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, ये कहां भी सरकार का पक्ष रख सकते हैं एज ए एडवोकेट। डन। नंबर 2 हमने देखा था आर्टिकल 88 में, ये लोकसभा में, राज्यसभा में उसकी मीटिंग में भाग भी ले सकते हैं और मत भी रख सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? मत दे नहीं सकते, वोट नहीं डाल सकते। ये भी यहां लिखा हुआ है, इनकी शक्ति है ये, है ना। इसके अलावा जो ये लोकसभा, राज्यसभा है, पार्लियामेंट, इसकी समितियां होती हैं। हम मे बी कल की क्लास में पढ़ेंगे संसदीय समितियां। तो संसदीय समिति में भी अगर ये नामित किए गए एज ए सदस्य, तो ये उसमें भी भाग ले सकते हैं। ये इनकी शक्तियां हैं। बताओ, केवल 2 लोगों को अनुमति है, मंत्री को और अटॉर्नी जनरल को, कि लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग में भाग ले लेना, बोल लेना, है ना, जिससे कि वो ये अपने कर्तव्य निभा पाए। तो ये जो हमने यहाँ 7-8 बातें जानी, यही सब है जहां से क्वेश्चन आता है अटॉर्नी जनरल से। अब आप बहुत आराम से क्वेश्चन करना, उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल की मदद करने के लिए आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल है, इनकी मदद करने के लिए सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये भी होते हैं। इनमें और अटॉर्नी जनरल में बस इतना अंतर है, ये संविधान में नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान में है। इन्हें बाद में कानून से स्टेट्यूटरी है, ये इन्हें लॉ से बनाया गया है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 76 में। दूसरा जो आर्टिकल 88 में शक्तियां मिली हुई हैं विशेष, कि संसद में भाग ले सकते हैं, संसद की समिति में, वो इनको नहीं मिली हुई, वो बस इनको मिली हुई। बाकी ये इनकी मदद करने के लिए है ना। तो ये तो स्पेशल केस में ही जाएंगे कोर्ट में, बाकी इनके यहाँ पे ये लोग जाते रहेंगे। ठीक। तो इतना करके भाई हमने सक्सेसफुली पार्ट 5 में एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब लेजिस्लेचर वाला पार्ट हमें और करना है। ये दोनों ही पार्ट पॉलिटी के बड़े पार्ट हैं। इसके अगर आपका यहाँ तक हो गया पार्ट 5 कंप्लीट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड सुप्रीम कोर्ट, तो आप समझना कि आपकी लगभग 70% पॉलिटी हो गई इतना कंप्लीट होने के बाद में। ठीक। जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई
अभी कितनी क्लासेस हुई हैं, कितना सिलेबस हो गया। तो आप पॉलिटी के सिलेबस को दिन से या पार्ट से नहीं गिन सकते, हम आपको बता रहे हैं कि लेंथ के हिसाब से। तो यहाँ तक जाके हमारा लगभग 70% कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।